हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज केमिस्ट्री में जो अपना चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी, उस पर बात कर रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में मैंने कल आपको पिछले वीडियो में अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वह टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आप सभी से एक बात और कहूँगा कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और नोट्स भी बना लें। क्लियर है? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आज का जो अपना टॉपिक है बेटा, वो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कल का टॉपिक बोर्ड एग्जाम में या सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बेस पे ही आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। जो भी बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि पहले आप पिछला वीडियो देखें केमिस्ट्री का, उसके बाद ये वीडियो देखें। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक। आज का अपना टॉपिक है बेटा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ये है बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो बेटा ताप का प्रभाव। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेटा ताप का प्रभाव। ध्यान देना, जैसे सपोज करो कि हमारी कोई अभिक्रिया चल रही है, A इक्वल टू प्रोडक्ट। क्लियर? इस अभिक्रिया में हमने प्रारंभ में मान लो कि अभिकारक के 50 अणु लिए। इस अभिक्रिया में हमने प्रारंभ में अभिकारक के मान लो कितने अणु लिए? 50 अणु लिए। शुरुआत में उत्पादित अणुओं की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर है? अब आप सपोज करो कि इनमें से केवल 10 अणु कैसे हैं? सक्रिय और 40 अणु कैसे हैं? निष्क्रिय। बोलो, क्लियर है? हमने आपको कल बताया था वे अणु जिनके मध्य होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं, वे अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। और जिन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती, वे अणु निष्क्रिय अणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर सक्रिय अणु केवल कितने हैं? यहाँ पर सक्रिय अणु हैं केवल 10। ठीक है? इनके बीच होने वाली जो टक्करें हैं बेटा, इनके बीच होने वाली टक्करें प्रभावकारी टक्करें कहलाएंगी, और प्रभावकारी टक्करें ही अभिक्रिया के वेग को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ये टक्करें ही अभिक्रिया के वेग को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं।
हम इस अभिक्रिया पर आपके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम आपसे बोले कि आप अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करो, मैंने आपसे बोला कि आप अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करो, तो अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ? आप उसको हीट करोगे। हीट करोगे मतलब आप उसको बाहर से क्या करोगे? ऊर्जा दोगे, एनर्जी दोगे। जब आप गर्म करोगे, ऊर्जा दोगे, तभी उसके ताप में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है ना? मैंने आपसे बोला कि आप इसके ताप में वृद्धि करो। आप क्या करोगे? इसको हीट करोगे, गर्म करोगे। गर्म करोगे तो इसके ताप में क्या होगी? वृद्धि होगी। रियलिटी में देखो, आप हीट करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ऊर्जा दे रहे हैं। जब हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को गर्म करेंगे, यानी कि जब हम ऊर्जा देंगे, तो हमारे द्वारा दी जाने वाली जो ऊर्जा है वह उसके अभिकारक के अणुओं को मिलेगी। आप हीट कर रहे हैं मतलब ऊर्जा दे रहे हैं, तो हमारे द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा अभिकारक के अणुओं को क्या होगी? मिलेगी। जब हमारे द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा अभिकारक के अणुओं को मिलेगी, तो जो निष्क्रिय अणु हैं, कौन से अणु? निष्क्रिय अणु। ये अणु मिलने वाली ऊर्जाओं को धीरे धीरे क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। और जब ये मिलने वाली ऊर्जाओं को धीरे धीरे ग्रहण करेंगे, तो निष्क्रिय अणु जो हैं वो कुछ समय बाद सक्रिय अणुओं में क्या होंगे? परिवर्तित होंगे, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो फिर अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर? क्लियर है? इस तरीके से अगर हम अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक ताप में वृद्धि करते हैं, तो बेटा अभिक्रिया के वेग में क्या होगी? वृद्धि होगी। कैसे होगी? मैंने आपको पूरा समझाया। आपको कल एक परिभाषा भी बताई थी, सक्रियण ऊर्जा। निष्क्रिय अणुओं और सक्रिय अणुओं में केवल ऊर्जा का ही अंतर है। किसी निष्क्रिय अणु को सक्रिय अणु में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्लियर है क्या? आप अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करेंगे, ताप में वृद्धि करने के लिए आप उसे गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब है कि आप ऊर्जा देंगे। आपके द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा किसको मिलेगी? अभिकारक के अणुओं को मिलेगी। जब अभिकारक के अणुओं को ऊर्जा मिलेगी तो निष्क्रिय अणु ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और जब उनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी तो निष्क्रिय अणु सक्रिय अणुओं में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, जिससे मिश्रण में उपस्थित सक्रिय अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने से होने वाली प्रभावकारी टक्करें बढ़ जाएंगी, और प्रभावकारी टक्करों के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। प्रभावकारी टक्करों के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ? यह है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला पहला कारक, ताप का प्रभाव। अब दूसरा जो कारक है, दूसरा कारक है बेटा दाब का प्रभाव। का प्रभाव? दाब का प्रभाव। ध्यान देना, बेटा दाब के परिवर्तन का प्रभाव उन अभिक्रियाओं के वेग पर पड़ता है जो अभिक्रियाएं गैसीय माध्यम में संपन्न हो रही हैं। ध्यान से सुनना, दाब के परिवर्तन का प्रभाव उन अभिक्रियाओं के वेग पर पड़ता है
जो अभिक्रियाएं गैसीय माध्यम में संपन्न हो रही हो। क्लियर? सपोज करो हमारी एक अभिक्रिया चल रही, A इक्वल टू प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो अभिकारक है वो भी गैस, अभिकारक क्या है? गैस। तो अभिक्रिया गैसीय माध्यम में है सपोज करो, तो इन अभिक्रियाओं के वेग पर ही दाब के परिवर्तन का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना, सपोज करो कि हमने अभिकारक गैस की 1 लीटर मात्रा ली। कितनी मात्रा ली? 1 लीटर प्रारंभ में, ठीक है। इसके 1 लीटर में अणु कितने हैं? 50। इनमें से फिर वही चीज 10 अणु कैसे हैं? सक्रिय, और 40 अणु कैसे हैं? निष्क्रिय। 1 लीटर की जगह बेटा हम इसको काम कर रहे हैं 2 लीटर कर देंगे। मान लो हमने प्रारंभ में सामान्य दाब, अभी दाब कैसा है? सामान्य। हमने सामान्य दाब पर अभिकारक गैस की 2 लीटर मात्रा ली। इसमें टोटल अणु कितने हैं? इसमें टोटल अणु सपोज करो 50 है। इनमें से 10 अणु कैसे हैं? सक्रिय, और 40 अणु कैसे हैं? निष्क्रिय। बात को समझना हमारी। क्लियर? सेम टॉपिक ले लिया। अब आप हमें ये बताओ कि अभी सामान्य दाब पर 2 लीटर में सक्रिय अणुओं की संख्या कितनी है? 10। सामान्य दाब पर 2 लीटर में सक्रिय अणुओं की संख्या कितनी है? 10। तो बोलो 1 लीटर में सक्रिय अणुओं की संख्या कितनी होगी? 5। क्लियर है? कोई दिक्कत है? हमने इस अभिक्रिया के दाब में वृद्धि की। हमने इस अभिक्रिया के दाब में क्या की? वृद्धि की। ध्यान रखना, ताप को स्थिर रखना है, और ताप को स्थिर रखते हुए हमने इस अभिक्रिया के दाब में क्या की? वृद्धि की। क्लियर? आपने बॉयल का नियम पढ़ा होगा, P समानुपात होता है 1/V। जब दाब के मान में हम वृद्धि करेंगे तो आयतन के मान में क्या होगा? कमी होगी, यानी कि अभिक्रिया के आयतन में कमी हो जाएगी। सपोज करो कि आयतन घट के रह गया कितना? 1 लीटर। ऐसा मान लो, सपोज करो कि आयतन घट के कितना रह गया? 1 लीटर, लेकिन अणुओं की संख्या तो सेम रहेगी। ठीक? पहले 2 लीटर में सक्रिय अणु कितने थे? 10, यानी कि 1 लीटर में कितने थे? 5। और अब 1 लीटर में सक्रिय अणु कितने हैं? 10, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पहले 2 लीटर में 10 थे, अब आपने दाब में वृद्धि की। दाब में वृद्धि करोगे तो आयतन घट जाएगा। आयतन घट के कितना रह गया? 1, लेकिन अणु तो वो सेम रहेगी। तो 1 लीटर में सक्रिय अणु कितने हैं? 10, यानी कि एकांक, यानी कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जब हम अभिक्रिया के दाब में वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में कमी आ जाती है, और आयतन में कमी आने पर अभिक्रिया गैस के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दाब के बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा।
लेकिन ये प्रभाव केवल उन अभिक्रियाओं पे लागू होगा बेटा जो अभिक्रियाएं गैसीय माध्यम में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। समझ में आया आपको? क्लियर है ये? ठीक। नेक्स्ट आपका जो प्रभाव है वो है सांद्रण का प्रभाव। तीसरा जो है वो है बेटा सांद्रण का प्रभाव। सबसे पहली चीज सांद्रण क्या कहलाती है, ध्यान देना। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या सांद्रता कहलाती है। क्या बोला आपने? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या सांद्रता कहलाती है। क्लियर? मान लो कि कोई अभिक्रिया चल रही, A इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रारंभ में हमने अभिकारक की सांद्रता ली 50 अणु प्रति लीटर। सपोज करना बेटा, हमने शुरुआत में अभिकारक की सांद्रता कितनी ली? 50 अणु प्रति लीटर। ठीक है, इनमें से मान लो 10 अणु कैसे हैं? सक्रिय। और 40 अणु कैसे हैं? निष्क्रिय। इनमें से 10 अणु कैसे हैं? सक्रिय। और 40 अणु कैसे हैं? निष्क्रिय। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दो। क्या बोला मैंने आपसे? कि आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दो। सांद्रता बढ़ाने का मतलब एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ा दो। अब हमने क्या किया? सांद्रता कर दी 100। अब सांद्रता हो गई बेटा 100 अणु प्रति लीटर। क्लियर है? अब आप खुद ही बताओ, जब अभिकारक की सांद्रता 50 अणु प्रति लीटर थी तो सक्रिय अणु कितने थे? 10। अब जब हम उसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे तो फिर उसमें सक्रिय अणुओं की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि सक्रिय अणु बढ़ेंगे। सपोज करो 20 हो गए, 80 अणु कैसे हो गए? निष्क्रिय। यानी कि जब हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो उसमें सक्रिय अणुओं की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावकारी टक्करें बढ़ेंगी, और प्रभावकारी टक्करें बढ़ेंगी बेटा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? यानी कि निष्कर्ष से निकला कि सांद्रण के बढ़ाने पर भी अभिक्रिया के वेग में क्या होगी? वृद्धि होगी। कैसे? मैंने आपको पूरा समझाया। एक बार फिर से देखो। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। हमने प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता कितनी ली? 50 अणु प्रति लीटर ली। मतलब 1 लीटर में सक्रिय अणु कितने हैं? 50। सपोज करो कि उनमें से सक्रिय अणु कितने हैं? 10। अब हमने कहा आपसे कि आप सांद्रता को बढ़ा दो। तो सांद्रता को बढ़ाने का मतलब है कि आपने सांद्रता बढ़ा के दुगनी कर दी। जब आप सांद्रता को दुगना करोगे तो हो सकता है उसमें सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो जाए? दोगुनी हो जाए, है ना? जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो होने वाली प्रभावकारी टक्करें बढ़ेंगी। प्रभावकारी टक्करों के बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। बोलो, क्लियर है? ये है अपना तीसरा सांद्रण का प्रभाव। नेक्स्ट आगे अपन देखें
सांद्रण के बाद नेक्स्ट है भौतिक अवस्था का प्रभाव। भौतिक अवस्था का प्रभाव। या इसको आप ऐसे लिखो, भौतिक अवस्था की जगह पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। भौतिक अवस्था की जगह पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। बेटा लोहे के टुकड़े की तुलना में लोहे का बुरादा ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है। लकड़ी के टुकड़े की तुलना में लकड़ी की जो छीलन है वो ज्यादा तेजी से क्या होती है, जलती है या बर्न होती है। आखिरकार ऐसा क्यों? बेटा वो इसलिए क्योंकि लोहे के टुकड़े की तुलना में लोहे की जो छीलन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होगा, अधिक होगा। लकड़ी के टुकड़े की तुलना में लकड़ी की जो छीलन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होगा, अधिक होगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल के अधिक होने के कारण पृष्ठ क्षेत्रफल के अधिक होने के कारण अभिक्रिया की दर भी कैसी होगी, अधिक होगी। क्लियर है? यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक है पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। क्लियर है? लकड़ी का बुरादा लकड़ी के टुकड़े की तुलना में अधिक तेजी से जलता है क्योंकि लकड़ी के बुरादे का पृष्ठ क्षेत्रफल लकड़ी के टुकड़े की तुलना में कैसा होगा, अधिक होगा। लोहे की छीलन लोहे के टुकड़े की तुलना में अधिक तेजी से जंग पकड़ती है या अधिक तेजी से अभिक्रिया करती है क्योंकि उसकी सतह का क्षेत्रफल लोहे के टुकड़े की तुलना में कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी कि यदि अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा है, अधिक है, तो अभिक्रिया की दर भी कैसी होगी, अधिक होगी। और यदि अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा है, कम है, तो अभिक्रिया की दर भी कैसी होगी, कम होगी। इसीलिए बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी पदार्थ जो होता है वो हमेशा बारीक पीसकर चूर्ण के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है क्योंकि पिसी हुई अवस्था में या चूर्ण की अवस्था में उसकी सतह का क्षेत्रफल कैसा होगा, ज्यादा होगा, जिससे उसकी अभिक्रिया की दर भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट जो आपका है बेटा पांचवा, वो है बेटा अपना उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव। क्लियर? सबसे पहली चीज बेटा उत्प्रेरक क्या कहलाती है? सबसे पहली चीज उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? वे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, वे रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या बोला बेटा आपने? वे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या किसी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, वे रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? देखो बेटा ऐसा है, उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक वह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक जो है
उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को प्रभावित करते हैं। वे सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा भी सकते हैं और वे सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा भी सकते हैं। और उत्प्रेरक, क्लियर है भैया? उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा भी सकते हैं और ये सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा भी सकता है। कौन बेटा? उत्प्रेरक। अगर सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, अगर सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो सक्रिय अणुओं की संख्या घट जाएगी। सक्रिय अणुओं की संख्या घटने से अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और यदि सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है, भैया अगर सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है तो बड़ी आसानी से अभिकारक के जो निष्क्रिय अणु हैं वो सक्रिय अणुओं में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। सक्रिय ऊर्जा पता है आपको? जो निष्क्रिय अणु हैं, निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय अणुओं में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अगर सपोज करो सक्रियण ऊर्जा कितनी है? 10 जूल है। कितनी है? 10 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी निष्क्रिय अणु को सक्रिय अणु में बदलने के लिए 10 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। सपोज करो कि आपने यहाँ पे कोई उत्प्रेरक रखा, उत्प्रेरक ने सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर दिया? घटा दिया। घटा के कितना बचा? 4 जूल। तो इसकी तुलना में ये ऊर्जा बड़ी आसानी से क्या होगी? प्राप्त होगी। जब आसानी से निष्क्रिय अणुओं को ऊर्जा प्राप्त होगी तो निष्क्रिय अणु काय में बदलेंगे? सक्रिय अणुओं में बदलेंगे, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो होने वाली प्रभावकारी टक्करें बढ़ेगी और प्रभावकारी टक्करों के होने से अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो, क्लियर है बेटा? तो ये है उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है? उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को प्रभावित करते हैं। ये सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा भी देते हैं, ये सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा भी देते हैं। इन्हीं के आधार पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है और घटता है। क्लियर है? लास्ट है बेटा 6वां, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव। लास्ट क्या है? सूर्य के प्रकाश का प्रभाव। ध्यान देना, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर बेटा, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव सभी अभिक्रियाओं पर नहीं पड़ता। कुछ विशेष अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में ही क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। यदि सूर्य का प्रकाश उपस्थित ना हो तो वो अभिक्रियाएं क्या नहीं होंगी? संपन्न नहीं होंगी। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मैथेन की क्लोरीन के साथ जो अभिक्रिया होती है बेटा, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लियर? तो ध्यान देना, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव केवल कुछ ही अभिक्रियाओं पर पड़ता है। सभी अभिक्रियाओं की दर पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो, क्लियर है? आपको हमारी बात समझ में आई? ये टॉपिक आपको क्लियर हुए? तो ये है अपना टॉपिक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। यह हमने आपको 6 कारक बताए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले। बेटा यह एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर होगा।
ओके, मैं ये भी आपसे बोल रहा हूँ कि पिछले जो वीडियो हैं उन्हें क्रम से देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। किसी भी तरीके से आप या तो मुझे व्हाट्सएप पर बता दें या आप मुझे कॉल करके बताएं कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा। ओके, क्लियर।